अब हम फैंग को पहाड़ों के बीच में प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, जहां वो एक ही पंच मार के ही पहाड़ों के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। फिर वो सोचता है कि मेरे पंच का पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जबकि मैं सेम वाइटलिटी का यूज कर रहा हूँ। रैंक 7 के फाइटर अपने स्कल को होन करते हैं, मगर मैं तो अभी रैंक 4 पर हूँ। क्या मुझे ये अभी करने की जरूरत भी है? मेरा स्ट्रेंथ पक्का पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और मैं ज्यादा कल्टीवेट भी कर पाऊंगा, और शायद मैं हाफ बॉडी गोल्डन भी कर पाऊँ ओल्ड मैन की तरह। चलो स्कल को होन करने का ट्राई कर ही लेते हैं। फिर वो जैसे ही अपने बोन को 1% होन करता है, वैसे ही उसके सिर में दर्द होने लगता है, और जब वो अपने सर को टच करता है तब वो देखता है कि उसके सिर से गंदा ब्लड निकल रहा है। स्कल को होन करने में मेंटेलिटी और वाइटलिटी दोनों का यूज होता है। ऐसा लग तो रहा है जैसे मेरा बोन एक्सप्लोड हो जाएगा, मगर हुआ नहीं। इसका मतलब मुझे वापस से ट्राई करना चाहिए। ये कहकर फैंग वापस से अपने स्कल को होन करने लगता है। फैंग को ये करते हुए दिन से रात हो जाता है। उसका स्ट्रेंथ तो बढ़ गया था, मगर उसका होनिंग 90% पे जाके रुक गया था। वो समझ जाता है कि इस लेवल पर होन करना बहुत ही इम्पॉसिबल है। फिर वो रियलाइज करता है कि उसे दूर का बहुत कुछ सुनाई दे रहा है। सिटी में लोग क्या कर रहे हैं और क्या बातें कर रहे थे, उसे सब सुनाई देने लगता है। ये सुनकर फैंग शॉक्ड होते हुए सोचता है, क्या मेरे पास गोल्डन ईयर आ गए? इसका मतलब जो ओल्ड मैन कह रहे थे वो सही था। पुराने टाइम में लोगों के पास बहुत सारे गोल्डन पावर हुआ करते थे, जिसके बारे में दुनिया को पता नहीं था। उनका नॉलेज तो मेरे से बहुत ज्यादा बेटर है। मुझे अब जल्दी से स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि मैं भी नॉलेज को हासिल कर सकूं। अब मुझे देखना है कि मुझे अपने वाइटलिटी को और कितना ज्यादा बढ़ाना है। चलो अब मैं अपना वाइटलिटी लेवल बढ़ाने का ट्राई करता हूँ। अब हम देखते हैं कैसे अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग फाइटर जीत रहे थे, जिसमें बहुत सारे फाइटर इंजर्ड भी हो रहे थे। ये सब न्यूज टीवी पर चल रहा था। अब हम माऊ का जिम देखते हैं, जहां फैंग रैंक फर्स्ट के विनर को मेडल पहनाते हुए उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। ये सुनकर वो काफी खुश हुआ था। फिर वो वैन को देखता है, जो इस मैच को नहीं जीत पाई थी और तीसरे पर आई थी। उसे पता था वैन जीतना चाहती थी ताकि वो अपने टीम मेंबर्स को एनकरेज कर सके। उसके बाद वो वैन को मेडल पहनाते हुए कहता है, तुमने बहुत ही अच्छा किया। इस बार रैंक फर्स्ट कैटेगरी में नहीं जीत पाई तो क्या हुआ, तुम अगले साल रैंक 2 कैटेगरी में जीत जाना। वैसे तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। फिर फैंग चिल्लाते हुए कहता है, अब रैंक फर्स्ट का कंपटीशन खत्म हो गया और आपके पास टॉप 100 स्टूडेंट का लिस्ट भी आ गया। मुझे उम्मीद है आप सभी इस बार बहुत ही मेहनत करोगे। एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा ओपन होता है। मुझे पता है मैं इस बार जीत नहीं पाया, मगर मुझे बिलीव है जब तक आप सभी हार नहीं मानोगे तब सब कुछ पॉसिबल है। मैं फाइट करूंगा अपने अंतिम सांसों तक। चैंपियनशिप माऊ को बिलोंग करता है और हम अगली बार जरूर जीतेंगे। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा जोश आता है। फिर वो स्माइल करते हुए सोचता है, अभी फाइट खत्म नहीं हुआ और ये किसकी हिम्मत हुई ये बोलने की मैं हार गया। फर्क नहीं पड़ता चैंपियनशिप में पीक लेवल पर शैंग है या फिर कोई और, जीत तो मेरी होगी। अब हम फैंग को देखते हैं, जो आने वाले कंपटीशन के लिए अपने टीम मेंबर्स को स्ट्रेटेजी समझाते हुए उन्हें मोटिवेट करने का ट्राई कर रहा था, ताकि वो सभी रैंक फर्स्ट लेकर आए। ये सुनकर वो सभी मोटिवेट होते हुए यस में जवाब देते हैं। अब वो सब एरोप्लेन में बैठ के निकल जाते हैं कंपटीशन वाले जगह पर। इधर लिंग गुस्सा होते हुए कहती है, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि मैं यहाँ पर फैंग और उसके साथियों को पिकअप करने आई हूँ। मैं सबसे घटिया होटल बुक करूंगी फैंग के रहने के लिए। अब हान कहता है, तुम्हें क्या लगता है वो सब किसी और जगह रहना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं? तुम अपना मजाक मत बनवा लेना। जिस पर लिंग उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, अपने आप को देखो, तुम ही ने पहले हमारे ग्रुप को लीड किया था ना, फिर भी तुम हार गए और आज देखो तुम अपने दुश्मन को यहाँ पर रिसीव करने आए हो। ये सुनकर हान सोचता है, क्या इसे नहीं पता ये भी मेरे साथ फैंग को रिसीव करने आई है। इस तरह से तो ये अपने आप को भी इंसल्ट कर रही है। वहाँ पर बीजिंग स्कूल के स्टूडेंट जैसे ही आते हैं, रिपोर्टर्स उनकी फोटो लेने लगते हैं। तभी वहाँ पर फैंग की टीम आती है, जिनका ऑरा अलग ही था। ऐसा लग रहा था जैसे वो आज इस कंपटीशन में आग लगा देंगे। ये देखकर रिपोर्टर्स कहते हैं, मैं तो सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ, इनका ऑरा कितना खतरनाक है। ऐसा लग रहा है जैसे ये सब हमें अपने आसपास आने से रोक रहे हैं। उनके पीछे देखो, ये तो मिलिट्री के स्टूडेंट्स हैं ना। मिलिट्री वाले फैंग के टीम को देखते ही गुस्सा होने लगते हैं। तब फैंग खुश होते हुए कहता है, ये मिलिट्री वाले इतना भी बेकार नहीं है, मैं तो इन्हें फाइनल्स में देख लूंगा। इधर मिलिट्री स्कूल का एक बंदा सोच रहा था, मुझे लगा था ये फैंग बराबरी का है, मैं इसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता हूँ। इसका मेंटेलिटी इतना स्ट्रांग है कि मैं यहाँ तक फील कर पा रहा हूँ। भले ही मेरे पास वाइटलिटी का एडवांटेज नहीं है, मगर फिर भी मैं इसे हरा के रहूंगा। इधर रिपोर्टर्स आपस में बात करते हुए सोचते हैं, क्या हमें इनका इंटरव्यू लेना चाहिए? जिस पे दूसरा कहता है, नहीं नहीं, अगर तुम किसी प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहते हो तो तुम उनसे दूरी रहो। इधर हम किन को देखते हैं, जो लिंग के पास आते हुए कहता है,
मैंने सुना है तुम मेन टीम में नहीं हो और सिर्फ रिजर्व टीम में हो, एक एक्स्ट्रा प्लेयर की तरह। कितनी बेकार बात है कि तुमने इतना मेहनत किया मगर फिर भी तुम सेलेक्ट नहीं हो पाई। ये सुनकर वो गुस्से में कहती है, अगर तुमने एक शब्द और बोला तो तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे, तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। तभी वहाँ पर फैंग आते हुए कहता है, अरे अरे तुम तो मिड रैंक 4 हो ना, फिर तुम पीक लेवल 4 वालों से कमजोर कैसे हो गई? आखिर तुम मेन टीम में सेलेक्ट क्यों नहीं हुई? ये सुनकर वो गुस्से में कहती है, ये सब तेरे कारण से हुआ है। तब फैंग फुल चौड़ में बोलता है, चलो अब रास्ता दिखाओ। ये सुनकर वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है। उनके जाते ही वहाँ पर वोंग की टीम आती है। वोंग का ऑरा भी फैंग की तरह था। ये देखकर मीडिया तो डरी जाती है। तभी एक बंदा वोंग से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताता है, मैं आपको रिसीव करने के लिए आया हूँ। तब वोंग पूछता है, क्या बाकी सब आ गए? जिसपे वो कहता है, हाँ, मगर माओ के लोग आते ही यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कर दिए। ये सुनकर वोंग पूछता है, ये सब फैंग ने ही स्टार्ट किया है ना? तब वो बंदा बताता है, ये तो पता नहीं है, मगर मिलिट्री स्कूल का कैप्टन याओ बहुत ही गुस्से में दिख रहा था। माओ टीम भी कमजोर नहीं है, इसीलिए प्रेसिडेंट वोंग आप उसके ट्रिक में मत फंसना। जिसपे वोंग हंसते हुए कहता है, मुझे पता है उनका ट्रिक मेरे सामने काम नहीं करेगा। तब वो बंदा कहने लगता है, मेरी बातों को सीरियस मत लेना, मुझे बस लगा कि माओ के स्टूडेंट बहुत ही एरोगेंट है और ज्यादा सीरियस भी नहीं है। तब वोंग कहता है, सब कुछ स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, अगर उसके पास ये है तो उन्हें बोलने का अधिकार नहीं है। तभी वोंग के टीम का एक बंदा कहता है, अगर हम फर्स्ट राउंड में ही माओ से फाइट करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये सुनकर वोंग पूछता है, क्यों ना तुम शेन से फाइट करो सबसे पहले, हमारे लिए बेस्ट होगा कि माओ मिलिट्री से ना भिड़े फर्स्ट राउंड में, नहीं तो हमारा टॉप 10 एलाइट स्कूल बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। अभी वो सब ये बोल ही रहा था, तभी वहाँ पर एक कार तेजी से निकलती है जिसके ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था, मेरा स्कूल बेस्ट है। ये देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और वोंग स्माइल करते हुए कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ हम फाइनल्स में मिलेंगे। अब हम फैंग के टीम को होटल में बैठे हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर दूसरी टीम आती है जिसमें सिर्फ गर्ल्स थी। एक लड़की किन को देखते ही गुस्सा हो जाती है और उससे पूछती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? ये सुनकर किन उससे पूछता है, क्या तुम मुझे जानती हो? क्या मैं इतना ज्यादा फेमस हो गया हूँ? जिसपे वो चिल्लाते हुए कहती है, अबे तुझे कौन नहीं जानता, लास्ट टाइम हम जब कैटाकॉम्ब में मिले थे तब तुमने बहुत सारे बीस्ट को हमारे पीछे लगा दिया था, आखिर तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ये सुनकर किन खुद ही बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और मनी मन सोचता है, ये पहली बार तो नहीं है जब मैंने किसी के साथ किया था, मैं तो 1000 माइल्स तक भागते रहता हूँ। ये देखे बिना कि कौन सा फाइटर खतरे में पड़ गया है। वो सभी लड़कियां गुस्से में किन को माफी मांगने के लिए बोल रही थी। ये देखकर फैंग सोचता है कि इनके यूनिफॉर्म को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये सब मैजिक सिटी के वुमेन स्कूल से है। इनमें 4 रैंक का फाइटर है और ये सभी अभी जूनियर है। ये ना तो कमजोर है और ना ही माओ के बराबरी पर है। तब किन कहता है कि अच्छा है, तुम सब नहीं मरे हो, तुम्हें तो मुझे थैंक्स बोलना चाहिए कि मेरे कारण से तुम सबको अपना पोटेंशियल पता चल गया। तुमने इससे पहले वो एक्सपीरियंस नहीं किया होगा ना। मुझे उम्मीद है तुम रैंक 4 मेरे कारण से ही पहुंच पाई हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे पोटेंशियल को जगा दिया। ये सुनकर वो लड़कियां कुछ भी नहीं बोल पाती। इधर फैंग सोच रहा था, ये क्या हो रहा है, ये लड़कियां इसे सुनाने आई थी मगर ये तो ठीक इसका उल्टा हो रहा है। किन तो आग डालने में बहुत ज्यादा माहिर है। इधर किन उन्हें बाय बोलकर वहाँ से भेज देता है। तभी वहाँ पर एससी स्कूल के बंदे आ जाते हैं। उनका प्रेसिडेंट रैन होता है और उसके बगल में मिडिल रैंक के बंदे थे, मगर इसका ऑरा तो कम लग रहा है। तभी अचानक से फैंग कुछ देख कर डर जाता है। इधर हम जी और उसके ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि होटल में आए थे। जहाँ जी पूछती है, ग्रैंडपा आप यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या आप किसी और होटल में नहीं रह सकते हैं? तब वो कहते हैं, मैं तो यहाँ पर तुम्हें देखने आया था कि हमारे शैन फैमिली के प्रिंसेस कब से चीयर लीडर बन गई। ये सुनकर जी कहती है, ऐसा मत बोलिए, हम कम्पीट नहीं कर सकते, इसीलिए हम फैंग को चीयर करने आए हैं। जिसपे वो पूछती है, फिर तुम ऐसी स्कूल के लिए चीयर क्यों नहीं कर रही हो? ये सुनकर जी कहती है, वो माओ स्कूल से है तो अपने स्कूल को ही चीयर करेगी ना। तब ग्रैंडपा गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, मैंने इसे बेकार में ही माओ में भेजा था, मुझे इसे ऐसी स्कूल में भेजना चाहिए था। फिर जी फैंग के टीम के पास आकर अपने ग्रैंडपा का इंट्रोडक्शन देने लगती है। हम देखते हैं फैंग और किन अपना मुंह नीचे करके बैठे हुए थे, मगर जी जब उनका नाम लेती है तब फैंग घबराते हुए कहता है कि किन बहुत ज्यादा बीमार फील कर रहा है, इसीलिए कुछ नहीं बोल पा रहा। तुम्हें यहाँ पर ग्रैंडपा को लेकर आने की क्या जरूरत थी? किन ने तो तुम्हें उस दिन कुछ कहा ही नहीं था। फिर वो वहाँ से बहाना देकर निकल जाता है और किन भी मौका पाते ही वहाँ से निकल जाता है। तब जी अपने ग्रैंडपा से कहती है, आपने उन्हें डरा कर भगा दिया। ये सुनकर वो सोचते हैं, ये मुझे ब्लेम क्यों कर रही है, वो तो खुद ही गिल्टी फील कर रहे थे और यहाँ से भाग गए। अब हम ग्रैंडपा को हॉल
हॉल में देखते हैं जहाँ वो जी से कहते हैं तुम बाद में जाकर अपने भाई को कंफर्ट देना, वो अभी अभी रैंक 4 पे पहुंचा है और वो बहुत ज्यादा प्रेशर में है। तब जी पूछते क्या होगा अगर ऐसी स्कूल माओ स्कूल से फर्स्ट राउंड में ही लड़ाई करे तो। तब वो कहते हैं फिर हम उनसे फाइट करेंगे। ये सुनकर जी कहती है अगर हम उन्हें नहीं हरा पाएंगे तब ग्रैंडपा सोचने लगते हैं कि इसे ऐसा क्यों लगता है कि ऐसी स्कूल माओ को नहीं हरा पाएगी और ये किस साइड है, अपने भाई के या फिर फैंग के। इधर जी सोचने लगती है मेरा भाई अभी अभी रैंक 4 पे पहुंचा है, अगर वो फर्स्ट राउंड में ही फैंग से लड़ेगा तो हार जाएगा, वो अभी फैंग के लेवल पे नहीं पहुंचा है। ये सब देखकर ग्रैंडपा सोचने लगते हैं मुझे दुख हो रहा है मगर माओ स्कूल अभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो इतनी जल्दी कैसे ग्रो कर रहा है, अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं और वो पीक 4 लेवल पे पहुंच चुका है। चलो मैं उम्मीद करता हूँ हम फर्स्ट राउंड में उनसे फाइट नहीं करेंगे, नहीं तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। क्या मुझे बात करनी चाहिए कि माऊ और ऐसे स्कूल को फर्स्ट राउंड में ना फाइट करवाए? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं एक ग्रैंड मास्टर हूँ। अब हम एरिना का सीन देखते हैं जहाँ हर बंदा माऊ के लिए चीयर कर रहा था। इधर फैंक की बस एरिना के बाहर पहुँचती है और वो एरिना के बाहर ही चीयर करने वालों की आवाज सुन पा रहा था। तब एक बंदा कहता है कि मुझे पता नहीं था हमारे इतने सारे फैंस हैं। फिर फैंक कहता है कि 50,000 बंदे आए हैं और मनी मन सोचता है मैंने हाफ प्राइस में इन लोगों को टिकट बांटा है। इधर हम होस्ट को देखते हैं जो कहते हैं कि माओ टीम लास्ट चैंपियनशिप की विनर थी। यहाँ पर इतना ज्यादा माओ स्कूल के लिए चीयर हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम अभी भी मैजिक सिटी में हैं। चलो अब हम इस टूर्नामेंट को स्टार्ट करने से पहले वाइस चांसलर को बुलाते हैं। इधर हम माओ के इंस्ट्रक्टर को देखते हैं जहाँ एक बंदा कहता है ये कैसे ट्रिक खेल रहा है। तब डीन कहते हैं आप ऐसा क्यों बोल रही है, माओ एक पॉपुलर स्कूल है और सभी के सभी यूनाइटेड है, इसी कारण से ये नेचुरल है कि स्टूडेंट्स हमारे लिए चीयर कर रहे हैं। अगर एक स्कूल के पास बेसिक सेंस नहीं है तो उनका एजुकेशन सिस्टम ही एक फेलियर है। ये देखकर वो टीचर कुछ भी नहीं बोल पाते हैं और ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है। अब हम स्टूडेंट को देखती है जो कि आपस में बात करते हुए कह रहे थे आजकल माओ स्कूल को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है मगर ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है, वो सब जल्दी हारने वाले हैं। तभी उन्हें एक बहुत ही खतरनाक ऑरा फील होता है और ये ऑरा किसी और का नहीं बल्कि फैंग का है और वो कहता है तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं है ये कहने का कि हम हारेंगे या फिर जीतेंगे। अगर तुम्हारा सामना हमारे से होगा तो शांति से अपने हार को एक्सेप्ट कर लेना, नहीं तो हम सब तुम सबका कीमा बना देंगे। तभी उनका लीडर आते हुए कहता है ये सब सिर्फ डिस्कस कर रहे थे, तुम्हें ऐसे इन्हें फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। तब फैंग कहता है अगर तुम सब वीक हो तो तुम सबको अपना मुंह बंद रखना चाहिए, अगर तुम्हें हमारे जैसे स्ट्रॉन्ग बंदों को चैलेंज करना है तो तुम्हें कम से कम हमारे लेवल तक पहुंचना चाहिए। ये सुनकर वो बंदा गुस्से में कहता है तुम्हें इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है, जिसपे फैंग स्माइल करते हुए कहता है तुम्हें लगता है ये बहुत ज्यादा है, मैं तो सिर्फ तुम्हें सिखा रहा हूँ कि कैसे सरवाइव किया जाता है इस दुनिया में। तभी वहाँ पर सीसी स्कूल आ जाती है। उन्हें देखकर फैंग कहता है क्या तुम मेरी बातों से एग्री नहीं करते हो, अगर तुम्हें एक वीक इंसान फालतू बोलेगा तो तुम चुपचाप सह लोगे। तभी किन उन्हें गुस्सा दिलाते हुए कहता है तुम सबका दिमाग तो लोहे का है, उसके अंदर कुछ भी घुसता ही नहीं होगा। ये सुनकर वो सब गुस्सा होने लगते हैं। तब किन कहता है कि मुझे तुम्हारे जैसे स्कूल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो सिर्फ सभी स्कूल का गर्दन काट कर फेंकना चाहता हूँ ताकि वो सभी अपना सिर ऊपर करके हमें ना देखे। क्यों ना भाई हम एक फाइट कर ले, अगर मैं हार गया तो तुमसे माफी मांग लूंगा। ये सुनकर वो बंदा कहता है कि अभी टूर्नामेंट स्टार्ट नहीं हुआ, इसीलिए तुम बस हल्का सा वेट कर लो। फिर फैंग उन्हें टॉन्ट मारते हुए कहता है अगर तुम सबको लड़ना है तो अभी लड़ लो, हमें कोई भी जल्दी नहीं है, मैं बस ये नहीं देख सकता हूँ कि तुम जैसे वीक लोग हमारे से जेलस हो रहे हैं और हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई कर रहे हैं। अब तुम सब घर जाओ क्योंकि तुम सबके रिटायरमेंट का टाइम आ चुका है। ये सुनकर वो सभी बंदे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं मगर कुछ कर नहीं पाते। तभी वहाँ पर टीचर्स आ जाते हैं जो कहते हैं कि फैंग अब बंद करो, तुम अरीना के बाहर किसी को भी परेशान नहीं कर सकते हो, क्या तुम कंपटीशन में भाग लेना चाहते हो, अगर हाँ तो शांति से रहो। ये सुनकर फैंग उनके सामने गाय बनते हुए कहता है मिस्टर गू मैं माफी मांगता हूँ अपने बिहेवियर के लिए। ये सुनकर मिस्टर गू कहते हैं ये तुम्हारी पहली गलती है इसीलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने फिर से दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें कंपटीशन से बाहर निकाल दूंगा। तब फैंग कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप सभी मेरे स्कूल की बेइज्जती करोगे तो मैं चुप नहीं रहूंगा। ये सुनकर सभी टीचर फैंग के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं। तब लायन फैंग से कहते फैंग ये मुद्दा यहीं पर खत्म होता है, अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो अरीना में बोल लेना।
तब फैंग स्माइल करते हुए कहता है, लाइन ठीक है, मैं सबको बता दूंगा आखिर उन्होंने किससे पंगा लिया है। और हमारा स्कूल सिर्फ नाम का नहीं है बल्कि वो सब कुछ साबित करके दिखाता है। ये सुनकर तो दूसरे स्कूल का मुंह बन जाता है। अब हम अरीना का सीन देखते हैं जहां वाइस चांसलर सभी टीम्स को ऑल द बेस्ट बोलते हैं। ये सुनकर लेडी होस्ट कहती है, थैंक यू वाइस चांसलर आपकी स्पीच के लिए। मैं अब इस टीम का वेलकम करना चाहूंगी जो इस मैच में पार्टिसिपेट कर रही है। सबसे पहली टीम है सीसी टीम, आप सभी उनका स्वागत कीजिए। ये सुनते ही सीसी टीम अरीना में एंटर करती है जहां सभी लोग उन्हें देखकर तालियों की बारिश कर देते हैं। उसके बाद फैंग की टीम को बुलाया जाता है। उसकी टीम को देखते ही स्टेडियम पर उसके लिए चीयर करने लगते हैं। ये देखकर डीन के बगल में बैठे हुए टीचर को अच्छा नहीं लगता। ये देखकर डीन को बहुत अच्छा लगता है और वो स्माइल करने लगते हैं। फिर फैंग की टीम का इंट्रोडक्शन देते हुए मिलिट्री स्कूल को बुलाया जाता है अरीना में। अब सभी टीम्स का एक एक करके इंट्रोडक्शन देने के बाद बताया जाता है अब उन्हें ड्रॉ सिस्टम के हिसाब से डिसाइड करना होगा कौन किससे फाइट करेगा। रूल्स तो बहुत ही सिंपल है, हर नंबर का 2 कार्ड है इस बॉक्स में, टोटल 10 नंबर है। पहले राउंड में 10 टीम सेलेक्ट हो जाएगी और बाकी के 10 टीम एलिमिनेट हो जाएगी। एलिमिनेट होने वाली टीम सबसे फाइट करेगी और लास्ट में जाकर वो किसी टीम को चैलेंज कर सकती है। अगर आप जीत गए तो आगे आप खेल सकते हो और हार गए तो टॉप 10 के लिस्ट में आएंगे। सीसी टीम का नंबर 4 निकलता है, मिलिट्री टीम का नंबर 6, इधर फैंग का नंबर 2 निकलता है और वो उसी बंदे को देखता है जिससे उसकी लड़ाई हुई थी और स्माइल करते हुए कहता है, फाइनली हम मिल ही गए। ये सुनकर वो बंदा सोचता है, ये पागल है क्या, मैंने तो अभी अपना कार्ड भी चूज नहीं किया। इधर फैंग वोंग के पास आते हुए कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ फर्स्ट राउंड में हम एक दूसरे से फाइट नहीं करेंगे। तब वोंग आगे बढ़ते हुए कहता है, अगर मेरा भी नंबर 2 आया तब तो मुझे भी तुमसे फाइट करना पड़ेगा। ये कहते हुए वो बॉक्स से अपना कार्ड निकालने जाता है मगर उसका नंबर 7 आता है। तब उसे चैन की सांस आती है। वो भी फैंग की टीम से फर्स्ट राउंड में फाइट नहीं करना चाहता था। अब मैक्सिमम सभी का ओपोनेंट डिसाइड हो चुका था और सिर्फ 2 टीम ही बचा हुआ था जिसे अपना कार्ड ड्रॉ करना था। ये देखकर फैंग का दुश्मन डरते हुए कार्ड निकालने जाता है और उम्मीद करता है कि उसका कार्ड नंबर 2 ना आए, मगर उसकी किस्मत इतनी बेकार होती है कि उसका नंबर भी 2 आता है। ये देखकर पीछे वाले बंदे को खुशी होती है कि वो कार्ड निकालने सबसे पहले नहीं गया। तभी वहां पर फैंग आकर उसे टॉन्ट मारने लगता है। ये देखकर उसे काफी गुस्सा आता है। इधर सभी टीचर्स और मास्टर्स आपस में डिस्कस कर रहे थे। उन्हें भी काफी खुशी थी कि चलो माउस उनका टीम सबसे पहले फाइट नहीं कर रहा, नहीं तो वो लोग फर्स्ट राउंड में ही एलिमिनेट हो जाते। इधर फैंग शैन के पास आते हुए कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ मुझे तुमसे अगले राउंड में फाइट करने का मौका नहीं मिलेगा। ये सुनकर शैन सोचता है, क्या ये हमसे नहीं लड़ना चाहता है, इसे लगता है कि हमारी टीम स्ट्रांग है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको यह एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो का लाइक है मैं 2.5 के। अगर ये पूरा हो जाएगा तो इसका नेक्स्ट एपिसोड आज ही अपलोड हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना भाई, मैं 100 के होने का बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ, तो प्लीज 100 के करवा दो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।